अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया अनम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। आयशा बख्श तातील पर हैं, इसलिए आज भी रिपोर्ट कार्ड की जिम्मेदारी मुझ पर है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले करप्शन की चौंका देने वाली कहानी। कराची में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और संगीन जराइम के साथ साथ करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। साबिक वजीर पेट्रोलियम और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर आसिम हुसैन को 26 अगस्त को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। अगले ही दिन उनका 90 दिन का रिमांड हासिल किया गया। उन पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम लगाया गया है। पीपल्स पार्टी ने इस पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि अगर उन पर करप्शन के इल्जाम हैं तो मुतालिका इदारे ही कार्रवाई करें। उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत के इल्जाम गलत हैं। डॉक्टर आसिम ने 2 दिन पहले रेंजर्स की हिरासत में ही दिल की तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उन्हें अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। इस पर भी जरदारी साहब ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। और आज मारूफ सहाफी शाहीन सबाई ने रेंजर्स की तरफ से नैब को दी जाने वाली एक रिपोर्ट की खबर दी है, जिसमें डॉक्टर आसिम हुसैन की करप्शन की कहानी की तफसील है और होशरुबा तफसील है। रोजाना 2 अरब रुपए, जी हां 2 अरब रुपए पीएसओ से लिए जाते थे और इसके अलावा खरबों की कहानी है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि करप्शन का यह पैसा सियासी आकाओं को पहुंचाया जाता था। आज का हमारा पहला सवाल इसी चौंका देने वाली कहानी से मुतालिक है। अपने पैनलिस्ट से तारुफ करवागा। हमारे साथ कराची में मौजूद है मजहर अब्बास साहब, लाहौर में मौजूद है इम्तियाज आलम साहब, इस्लामाबाद में मौजूद हैं शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार और सलीम साफी साहब। तज्जियाकारों से हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ इल्जामात कितना मुमकिन है कि मामला जरदारी साहब तक पहुंचे। हमारे तज्जियाकार इस सवाल पर 1 से 10 तक नंबर दे सकते हैं। तज्जियाकार अगर इस चीज का ज्यादा इम्कान समझते हैं कि जरदारी साहब तक मामला पहुंच सकता है तो ज्यादा नंबर दे सकते हैं, और अगर इसके इम्कानात कम हैं तो कम नंबर की तरफ जा सकते हैं। इस पर हम हतमी जवाब लेंगे, लेकिन पहले बहस का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम तज्जियाकारों को, और आप सबकी इजाजत से बाबर सत्तार साहब के पास सबसे पहले चलेंगे, उनसे सवाल करेंगे। बाबर साहब, आज के जो इंकिशाफात आए हैं कितने संगीन हैं? इज इट अ सरप्राइज फॉर यू? देखिए, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम पहले भी तबसरा करते हुए ये कह चुके हैं कि इस मसले की नौयत करप्शन लगती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग कम लगती है, और ये भी कह चुके हैं कि रेंजर्स का काम नहीं है कि वो करप्शन के ऊपर कोई अमल करे या कोई कार्रवाई करे। ये अच्छी बात है कि उन्होंने नैब को ये चीज़ रेफर की है, क्योंकि नैब वो इदारा है जिसे ये काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बड़े फैंटास्टिक नंबर्स लगते हैं। देखिए, 2 बिलियन अ डे का मतलब है 60 बिलियन महीने के निकाले जा रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि इतना प्रॉफिट भी पीएसओ बनाती है या नहीं बनाती। जो चीज़ होगी इस रिपोर्ट से और इस तरह के इल्ज़ामात से, वो ये ज़रूर होगा कि हम जिस तरह आज बैठे हुए एक मीडिया ट्रायल करेंगे डॉक्टर आसिम का भी, उसके बाद हम चैम गोइयाँ भी करेंगे कि ये जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे, शायद उनकी वजह से हो रहा था, और इसके पीछे ना हमारे पास कोई एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ना हमें पता है कि कल को इसके ऊपर ट्रायल भी, क्योंकि अभी नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बाद वो फैसला करेंगे चार्जेस फ्रेम करने हैं नहीं, उसके बाद मुकदमा चलेगा, कन्विक्शन होती है नहीं होती। लेकिन उससे पहले हम मीडिया ट्रायल जरूर कर लेंगे, हम इन्हें कन्विक्ट कर देंगे लोगों की आंखों में। लोगों का पाकिस्तान में वैसे ही एक सेंस है कि पॉलिटिशियंस तो करप्ट हैं ही, पीपीपी भी करप्ट थी, और सबको पता है कि करप्शन के पैसे लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन इस स्टेज के ऊपर इस तरह के इल्जामात क्यों लीक किए गए हैं, इसका साफ मतलब ये है कि हम बैठ के इसके ऊपर तबसरा करें, और ये हम पहले भी करते रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, जब तक अदालतों से लोगों की कन्विक्शन नहीं स्टार्ट होगी, जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और लोगों को सजाएं अदालतों से नहीं मिलेंगी। आज भी जरदारी साहब के डिफेंडर्स ये कहते हैं कि जी पीपीपी माइनॉरिटी पार्टी है, एक को टांग दिया गया, दूसरे को मार दिया गया, अब जो बच गया है उसके ऊपर चार्जेस मिस्टर 10%, मिस्टर 30%, लेकिन एक भी मुकदमा उनके खिलाफ साबित नहीं हो सका। ठीक है, सलीम तो हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी इस वक्त। ठीक है, सलीम साफी साहब के पास चलते हैं। सलीम साहब, क्या इस तरह के स्कैंडल्स पीपल्स पार्टी की मकबूलियत पर असरअंदाज हो रहे हैं? बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं, उस पर भी फर्क पड़ सकता है। हम सिर्फ ये करप्शन के मामला देखते हैं, जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वैसे ही कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस तो बहुत करप्ट है, और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो फिर अलग लेवल पर ही जाकर इस पर बात होती है। मेरे ख्याल में जो इमेज पहले से बन गया है पीपल्स पार्टी की क़यादत का, उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बातें इतनी ज़ुबानें ज़द-ए-आम है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और दूसरे तीसरे रैंक के जो रहनुमा हैं उनको भी ये यकीन है। और
पिछले भी एक प्रोग्राम में तस्करा हुआ था कि जब इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और उसमें उनके साथ अदी भी बैठी हुई थी, तो पार्टी रहनुमाओं ने इन सब बातों का उनके सामने तस्करा किया और उनसे कहा कि हम इसके लिए क्यों इनकी सफाई पेश करें। फिर ये पिछले हफ्ते राजा गजनफर गुल साहब का मेरे प्रोग्राम में एक इंटरव्यू हुआ था। वो सीसी के न सिर्फ ये के मेंबर हैं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं, अभी उनके बिलावल के एडवाइज़र है, सीनियर एडवाइज़र है अब भी, और उनको शोकाज नोटिस जारी नहीं किया जा सका बल्कि उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए अब दुबई में एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई और उन्होंने प्रोग्राम में आके कहा कि इन्होंने लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया है। फिर जो डॉक्टर आसिम साहब का मामला है, तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक उनका टेररिज्म के सपोर्ट के भी बराह रास्त शवाहिद है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में या उनके एम्बुलेंसेज में वो लश्करी जंगवी के लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं, वो लियारी गैंग के लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। जो अभी तक रेंजर्स का जो दावा है या जो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो MQM के लिए और ये भी दावा किया गया कि वहाँ पे इलाज भी होता था इन अफराद का। मजहर अब्बास आपके पास अगर चले, मजहर अब्बास इलाज भी होता था और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन उनके लोगों के लिए भी वो इस्तेमाल हुआ है। ये भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अलबत्ता ये कि बराह रास्त मेरे ख्याल में जरदारी साहब का उस मामले से बराह रास्त ताल्लुक को जोड़ना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन अगर बिलवास्ता सरपरस्ती, क्योंकि वो अगर जुर्म की सरपरस्ती कर रहे थे तो उनकी जरदारी साहब कर रहे थे। अलबत्ता उस कुलिये का इतलाक फिर परवेज मुशर्रफ साहब पे भी होगा, क्योंकि अगर MQM जुर्म में मुलविस थी तो वो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन के पैसे यहाँ तक रुकते नहीं थे, करप्शन का जो पैसा है वो आगे बढ़ता था, अपने सियासी आकाओं तक भी जाता था। ये सवाल उठ रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, मौजूदा सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी का आम कारकुन किस तरह से सोच रहा है और क्या पीपल्स पार्टी अपने आम कारकुन के बारे में सोच रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी का कारकुन तो जाहिर है लीडरशिप की तरफ देखता है कि वो किस तरीके से वो गाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में पीपल्स पार्टी के कारकुन डिमोरलाइज भी हुआ है और जिनको पोजीशंस दी गई वो बदकिस्मती से करप्ट, वो खुद भी करप्ट हो गए। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, शाहीन सिबाई साहब बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दी है उससे मुझे कम से कम ये वो है कि शायद उनके पास उस रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि वो 12 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। मुझे लग रहा है रेंजर्स बहुत बड़ा गूफ अप करने वाली है। मुझे बिल्कुल उसी तरह की ब्रीफिंग लग रही है जो 230 अरब रुपए की दी गई थी और उसके बाद 230 अरब रुपए की कोई वो नहीं बताई गई। आपको लगता है अमाउंट एग्जैजरेटेड है जितनी बताई जा रही है कि रोजाना का ये होता था और कहानी खरबों की? देखिए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे आई हैव सीरियस डाउट ये पॉसिबल, अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। पाकिस्तान की तारीख का अगर 60 अरब रुपए महीने के इतनी सारी इनकम, जिस तरह बाबर सत्तार साहब कह रहे थे। देखिए, हम 4 जगह, मैं बाबर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, हम 4 जगह ट्रायल करते हैं और पिछले चंद सालों में देखा है। पहला ट्रायल हम करते हैं जब रेंजर्स या पुलिस से खबर लीक होती है वहां से, और चूंकि अब टेलीविजन आ गया है तो हम तो वो जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज होती थी, इम्तियाज साहब बेहतर बता सकते हैं, जिसमें हम एलेज्ड या मुबैना इस्तेमाल करते थे, अब तो हम वो भी नहीं इस्तेमाल करते, हम मुल्जिम को मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा ट्रायल जब कोर्ट में चीज जाती है, कोर्ट में ट्रायल होता है, रेंजर्स से करते हैं या पुलिस से करते हैं, अखबार में होता है, उसके बाद हम जो उसका एक्चुअल ट्रायल शुरू होता है और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में तो रिमार्क्स के ज़रिए ट्रायल शुरू हो जाता था कि रिमार्क्स की जिस तरीके से हम खबर देते थे, टिकट्स देते थे, तो वो ऑलरेडी उसका ऑन गोइंग ट्रायल हो रहा था। और उस ज़माने में भी जब वकला ने ये इतराज़ किया कोर्ट में तो उनको शट अप कॉल दे दी गई कि जी ये ठीक है, मीडिया आज़ाद है। मीडिया की आज़ादी एक तरफ होती है, ठीक है, लेकिन जुडिशरी को इन चीज़ों का, इसलिए मुझे ये लग रहा है, मुझे देखिए वो जो ब्रीफिंग थी जिसके बाद सारी सिचुएशन टेंस हुई है, जो 230 बिलियन मंथली की वो आई थी कि जी इलीगल तरीके से रिकवर्ड होते हैं। जब ये पूछा गया कि आप और सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा इस पर कमीशन बनाया, उस कमीशन में रेंजर्स ने जाने से इनकार कर दिया। रेंजर्स ने उसके सामने कोई दलाइल नहीं पेश किए, उन्होंने जो लेटर्स लिखे उसका कोई जवाब नहीं दिया कि भाई ये 230 अरब रुपए जब आप कह रहे हैं तो ये किस तरह कह रहे हैं, किन बुनियादों पे कह रहे हैं। फिर एक और बात, टेरर फाइनेंसिंग सबसे मुश्किल मरहला, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आप टेरर फाइनेंसिंग कैसे प्रूफ करेंगे? क्या डॉक्टर आसिम डायरेक्टली किसी ग्रुप को पैसे देके कत्ल करवाते थे, दहशतगर्दी करवाते थे?
ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है सबूत मौजूद हैं। और ये वो चीजें अगेन ये ऐसी चीजें आएंगी जिससे मेरा ख्याल है इस ऑपरेशन के जो अच्छे मकासद हैं वो भी शायद उससे नुकसान हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, चूंकि ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और अगर ये 12 पेजेस में जिस तरह शाहीन साहब ने लिखा है, अगर ये उसी तरीके से चीजें हुई हैं तो ये कोर्ट में किस तरह की इतनी बड़ी अमाउंट करप्शन की बताई गई है। एक और भी बात कमर जमान कायरा साहब ने कल हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था कि होना ये चाहिए कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहां पर ये हो रहा है खासतौर पर पीपल्स पार्टी के मामले में कि यू आर गिल्टी, नाउ प्रूव इफ यू आर नॉट। इम्तियाज आलम साहब, ऐसा ही है और ये जो अमाउंट बताई जा रही है करप्शन की हाईली एग्जैजरेटेड है? देखिए मैं अब क्या कहूँ, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त शाहीन सबाई साहब की रिपोर्ट है और रिपोर्ट भी वो कर रहे हैं और एडिटर भी हैं, ग्रुप एडिटर हैं। और रिपोर्ट अगर मुझे दी जाती तो मैं इस रिपोर्ट को शायद 3/4 को मैं बदल देता या काट देता। अगर उनके पास रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता बड़े वसूख से। वो कहते हैं न्यूज़ के पास रिपोर्ट। अब मैं पूछता हूँ कि 5 सालों में सैकड़ों अरब बटोरे गए। वो 29 महीने रहे हैं डॉक्टर आसिम बशीर, 2 बार, बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, 1.5 साल 2 साल वो नहीं रहे। और KEC को 100 अरब रुपए की बरात दी गई है। अब 2 अरब योमिया के हिसाब से 730 अरब बनते हैं। इतना तो टोटल वॉल्यूम नहीं है PSO का। मतलब ये वही फिगर है जिस तरह हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन, 200 अरब डॉलर की। बड़े सीनियर सहाफ़ी लिखते रहे हैं, मैं उनसे पूछता रहा हूँ 200 अरब डॉलर का मतलब पता क्या है आपको, कितने पैसे होते हैं? मेरा ख्याल है उन्हें इसका परसेप्शन नहीं है। लेकिन आप बात सुनिए कि वो ये है कि हम देखते रहे पीपल्स पार्टी को बहुत बुरा मीडिया मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी के लोग करप्शन में मुब्तला नहीं हुए, बहुत से हुए हैं। साबित होना बाकी है, उनका ट्रायल होना चाहिए, उनके खिलाफ केस बनने चाहिए। कोई किसी करप्ट को किसी ग्राउंड पे कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। खुद पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, खुद जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये इस तरह की जो तोता कहानियाँ लिखी जाती हैं, मैं समझता हूँ कुछ जिम्मेदाराना सहाफ़त नहीं है। मैं बहस कर सकता हूँ इस रिपोर्ट पे, लेकिन मेरे पास बदकिस्मती से रिपोर्ट जो ओरिजिनल रिपोर्ट वो कह रहे हैं वो नहीं है। अब उसमें कैसे कि जी आकाओं को, सियासी आकाओं को जाती थी और दहशतगर्दों के पास पहुँच जाती थी। क्या आप ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब को जाती थी और वो दहशतगर्दों को तालिबान को देते थे या दूसरे दहशतगर्दों को जो कराची में मसरूफ थे वो नहीं देते थे? देखिए इस तरह की तोता मैना की कहानियाँ ना बनाई जाए। और ये ठीक कहा बाबर सत्तार साहब ने कि पहले मीडिया ट्रायल होता है, आप भी कह रही थी, और फिर उसके बाद दूसरे ट्रायल शुरू हो जाते हैं। तो ये इससे बहुत नुकसान हुआ है। उससे क्या होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी का जो अच्छा मकसद है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लोग कहते हैं कि देखिए ये तो बहुत ज़्यादती होती रही हमेशा और पीपल्स पार्टी को बतून किया जाता रहा है। जरदारी साहब 11 साल तक जेल में रहे हैं, कोई एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है, सारे इल्ज़ाम में बरी हो गए हैं। अब फिर दोबारा जो मुकदमे फिर खोले जा रहे हैं, जो असल मुल्ज़िम थे वो बरी हो गए हैं। ठीक है शहजाद साहब, ये आपसे अब हम सवाल करना चाहेंगे कि ये जो बाबर सत्तार साहब ने कहा है मीडिया ट्रायल की बात, उन्होंने कहा कि प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी अभी दुबई में मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ड्रामे का ड्रॉप सीन कब होता है। क्या उनके इम्कानात मजीद कम हो गए हैं पाकिस्तान वापस आने के? देखिए ये तो मुझे नहीं मालूम कि उनके इम्कानात हैं या आएंगे। मेरे ख्याल में आएंगे तो सही जब भी उनका मुनासिब समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आने के चांसेस नहीं लगते मुझे। देखिए ये बड़ा, जब हम इस बहस में उलझते हैं तो बड़े जो जगह ना ओवर आर्चिंग या ऊपर बड़े बड़े इशू 2-3 नज़र आते हैं। क्या पाकिस्तान में करप्शन है, इसका जवाब हम पांचों को या हम सबको देना चाहिए। वो करप्शन की नौयत क्या है? एक जो नैब का चेयरमैन था वो कहता था पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना 80 अरब रुपया खुर्द बुर्द कर दिया जाता है। वो वेस्टेज में भी है, वो करप्शन में भी है, वो बाकी चीज़ों में भी है, आगे पीछे कर दिया जाता है। 80 अरब का नुकसान रोज़ाना होता है रुपए का, एक उसकी स्टेटमेंट है। अब वो सच है झूठ है कितना है। जहाँ तक अदारों की बात की गई, PSO को हम कहते हैं PSO में इतना पैसा नहीं है, इतना वॉल्यूम में नहीं है, तो PSO के ऊपर ये जो अरबों का तकरीबन 400-500
अरब का जो एक डेफिसिट है या डिफॉल्ट है वो कहाँ से इस्टेब्लिश हुआ है, स्टील मिल का हाल हमारे सामने है, PIA का हाल हमारे सामने है। ये तमाम बड़े बड़े इदारे जो हैं ये आपस में ही खा जाते हैं या इनमें से कोई और भी लोग लेते हैं। बाहर सूरत ये इतने बड़े गैपिंग होल्स हैं जिसके अंदर से बहुत सारा पैसा रियासत का जाया जा रहा है, और ये वो गालिबन होल्स हैं जहाँ से लीकेजेस बहुत होती हैं पैसे की और इधर उधर जाता है। तो हम जब ये कहते हैं कि रेंजर्स ने ये बात की और रेंजर्स ने कहा कि डॉक्टर आसिम ने ये किया है, तो हम असल में रेंजर्स को सियासत के खिलाफ और फौज को सियासत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, हम जब ये करते हैं तो क्या हम पाकिस्तान के साथ कोई नोबल काम कर रहे हैं? ये कोई बहुत नेक काम है कि हम अपने मुल्क में इस सिविल मिलिट्री जो टेंशन के कवर के नीचे हम ये इंश्योर कराएं, या इंश्योर तो ना कराएं लेकिन ये पॉसिबल करें कि यहाँ पर करप्शन चलती रहे। और अगर हमने चलानी है करप्शन इस मुल्क के अंदर तो फिर भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि करप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि रेंजर्स को अपने जो जगह है, जो उनका रोल है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं एग्री करता हूं मजहर अब्बास साहब के जो ही रेंजर्स ज्यादा इन चीजों में घुसेंगे तो अपने मेन मिशन से हटेंगे, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उसके लिए फिर नैब और FIA अवेलेबल है, नैब और FIA वो काम करें। अब नैब FIA क्यों आज तक काम नहीं कर सकी, ये एक और सवाल है जो हम पाकिस्तानियों को जवाब देना। यहाँ टेलीविजन पे 5 आदमी बैठ के थोड़ी ये दे सकते हैं डिसीजन ये असल में रेंजर्स के जी कसूर है और वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो हल नहीं देते। पाकिस्तान के रियासत, पाकिस्तान के माशरे, पाकिस्तान नहीं जी मुझे बात कर लेने दीजिए। पाकिस्तान की कौम का जो पैसा है, जो खाया जा रहा है, जो जाया जा रहा है, उसको किस तरीके से बचाना है। और अगर जब तक हम ये बात नहीं करेंगे तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इसको सिविल मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में जब फ्रेम करते हैं तो फिर असल में हम अपने नीयत के साथ थोड़ा सा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा खेल खेलते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने करप्शन की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो इल्जामात सामने आए हैं, कितना मुमकिन है कि ये मामला जरदारी साहब तक पहुंचेगा? 1 से 10 तक रेट करना है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे इम्तियाज आलम साहब। अब मुझे मालूम नहीं है, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है कि मामला पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जरदारी साहब के दोस्तों का जिक्र किया गया। अब दोस्तों के आगे जो तफ्तीश होगी वो किसका नाम लेंगे मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ। ये कहा गया है कि अपने सियासी आकाओं तक पहुंचाया गया है पैसा। अब वो सियासी आका कौन है उसमें नाम नहीं लिया गया। बड़ी एहतियात की गई रिपोर्ट में, इस बात की एहतियात की गई। आप इसको रेट नहीं करेंगे? और ये कहा गया है कि उन लोगों को पहुंचाया जो उनके दोस्त हैं जरदारी साहब की। ये इस रिपोर्ट में ये बात नहीं है। आप इस रिपोर्ट को रेट नहीं करेंगे इम्तियाज साहब? जी नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मजहर अब्बास साहब, आप कितना रेट करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कोशिश ज़रूर हो रही है कि बात उधर तक जाए। और अगर आपको याद हो कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जब मामला आया था सबसे पहले, और ये जो 230 अरब रुपए की बात आई थी, तो उस वक्त बिलावल हाउस का उसमें नाम ले लिया गया था, और जिसके बाद काफ़ी इस पर शोर भी मचा था और रिएक्ट भी हुआ था। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी का इससे बहुत ताल्लुक़ है। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी जो हुई है और जिस पे सवाल उठा कि रेंजर्स ने क्यों किया है, टेरर फाइनेंसिंग में उठाया है, और फिर बाद जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है उसमें टेरर फाइनेंसिंग का तो वाजिबी जिक्र है, ज़्यादातर जिक्र करप्शन है। तो फिर करप्शन की इंक्वायरी कैसे रेंजर्स ने की, ये स्ट्रेट अवे नैब के हवाले कर देते उस पर। तो ये पूरी जो रिपोर्ट है इससे ये साबित हो रहा है कि रेंजर्स ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, और हो यही रहा है। इन दोनों तीनों अगर रिपोर्ट्स आप देखें तो उससे नज़र यही आ रहा है कि बात उसी तरफ ले जानी चाह रहे हैं, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी इसके इम्कानात मुझे नहीं नज़र आ रहे बहुत ज़्यादा, अब तक कम से कम जो चीज़ें सामने आई हैं। इसलिए इस स्टेज पर तो मैं इसे 3 नंबर दूंगा। 3 नंबर देंगे। बाबर सत्तार साहब? मैं भी नंबर नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि अभी ये साबित होना बाकी है कि आसिम साहब भी किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह हमने पहले बात की, और उसके बाद अगर ये प्रूव होता है कि वो इन्वॉल्व हैं तो फिर ये साबित होना बाकी है कि वो मामला जरदारी साहब तक जाता है या नहीं जाता। साफी साहब, आप कितना रेट करेंगे इस मामले पर? देखिए राबिया, पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जो बाबर सत्तार साहब की बेशतर बातों से इत्तेफाक के बाद, कि जब तक एहतसाब का कोई मुनसिफाना निज़ाम नहीं बन जाता तो मुरव्वजा अदालतों के सिवा किसी तरीके से एहतसाब नहीं होना चाहिए। ये जो मौजूदा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो नैब का कानून हो या हमारे सूबे में वो सूबाई एहतसाब का कानून हो, ये ख़ुद जुल्म पर मबनी है। ये जो बाबर सत्तार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कानून इंसाफ का तकाजा ये है कि पहले आप किसी को मुजरिम साबित कर दे। कितना रेट करेंगे या नहीं रेट करेंगे?
ये मैं इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि अगर जरदारी साहब जिस लाइन पे उनको लाना चाहते हैं लोग, अगर उस पे आ गए तो ये मामला उन तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अभी तक रिवायत ये रही है। और अगर उस लाइन पे नहीं आए तो न सिर्फ ये मामला उन तक पहुंच जाएगा बल्कि और भी बहुत सारे मामला उन तक पहुंच जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की सियासी निज़ाम का अभी तक हमें सबक तो आप रेट नहीं कर रहे साफी साहब? मैं रेट नहीं कर सकता जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शहजाद चौधरी साहब। हाँ, आपका वक्त तो तकरीबन आप मेरे में टोटली खत्म ही हो गया। शहजाद साहब आप मेरा साथ दें और बस जल्दी से रेट कर दें। नहीं, एक तो मुझे आपने आखिर में रखा हुआ है, इसलिए मैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा वो हूँ कि मुझे वक्त मिलता ही नहीं है। मेरी बारी हर दफा टाइम खत्म हो जाता है और टाइम खराब होगा आपका। इसकी देखिए सीधी सी बात है, सलीम साफी साहब की बातों से तमाम से एग्री करता हूँ, सिवाय इस एक चीज के कि हमने ये डिटरमिन करना है, ये बिल्कुल उनकी बात सही है कि ये क्यों ऐसा निज़ाम नहीं बनाया गया जो कि ये इंश्योर कराता कि तमाम के तमाम लोग अपने आप को उसे क्लियर करवा पाते और साफ होकर बाहर निकलते। और ये जो हमारा एहतसाबी निज़ाम है, क्या ये इस काबिल है कि पाकिस्तान के जो लोग चीता लोग हैं और जो मेन स्ट्रीम लोग जो कि खड़े हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके ऊपर इस किस्म के ब्लॉट्स लगे हुए हैं, तो क्या उनको अपने आप को साफ करके अब सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, रेंजर्स का जहां तक ताल्लुक है, रेंजर्स टेरर फाइनेंसिंग तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेगी और करेगी। अलबत्ता इन्वेस्टिगेशन के अंदर जहां तक मुझे समझ आ रही है वो यह कि इन्वेस्टिगेशन में जब लोग बोलना शुरू करेंगे और बोलेंगे और बताएंगे चीजें, और वो जो जाएंगी नैब तक या FIA तक, या वो आगे करेंगे कि भाई इस आदमी ने ये भी कहा है, इसको आपकी बारी आप चेक कर लें, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जब पुराना तर्ज देखता हूं इस नैब के बंदोबस्त का, इस FIA के बंदोबस्त का, जो कि आज तक पाकिस्तान के निजाम का हिस्सा रहा है, तो मुझे नहीं समझ आती है, मुझे नहीं ये पता लगता है कि जरदारी साहब तक कोई कैसे पहुंचेगा। जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, और तमाम लीडरान जो कि किसी न किसी वजह से किसी न किसी तरीके से किसी चीज में फंसे हुए हैं, उन तक कोई मुझे गर्म हवा तो शायद पहुंचे लेकिन कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। ये निजाम आंच नहीं आने देगा। सही है गलत है ये अलग बात है, एक अलग बहस है। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है मेरे नंबर, इसलिए मैं इसको 1 नंबर दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसको हमें कोई ना कोई, जैसा सलीम साफी साहब ने कहा, एक निजाम वज़ा करना चाहिए जो कि पाकिस्तान की सियासत को साफ करे, हमें अपने लीडर्स पे क्रेडिबिलिटी दे, हमें यकीन हो कि हमारे लीडर इस काबिल हैं कि हमें लीड कर सके। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब ने और मजहर अब्बास ने 3 नंबर दिए, शहजाद चौधरी साहब ने 1 नंबर दिया है। इम्तियाज आलम साहब, बाबर साहब और सलीम साफी साहब ने इस पर कोई नंबर नहीं दिया है। एहतिसाब की बात हुई इस सेगमेंट में, हम एहतिसाब ही की बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन केस कुछ और है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रहनुमा कासिम जिया ने नैब को 80 लाख रुपए की अदायगी कर दी है। कासिम जिया को आम लोगों की धोखा देने, गबन और खयानत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कासिम जिया ने नैब से प्ली बारगेन कर ली है। वो नैब को 2 करोड़ 20 लाख की अदायगी करेंगे और इसकी पहली किस्त अदा कर भी दी गई है। नैब के कई मुल्जिमान नैब से प्ली बारगेन करके अदायगी कर देते हैं और क्लीन चिट भी हासिल कर लेते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में यही है कि नैब का मुल्जिमान से प्ली बारगेन करना क्या एहतिसाब का दुरुस्त तरीका है? हाँ और ना में हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इस बात का जवाब देंगे। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, ये चोर के साथ रियासत हिस्सेदार बनती है और ये खवास के लिए है, और सियासतदान ख़ास तौर पे खवास हैं या बड़े अफसर लोग हैं, बड़े जर्नैल हैं जो प्ली बारगेनिंग कर लेते हैं। ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है और आवाम की जो चोरी की हुई रकम जो है उस पर भत्ता वसूल करने वाले के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि इस कानून को एंटी टेररिज्म कोड में ट्राई करना चाहिए। ये बड़ा खौफनाक कानून है और ये बनाया जिस तरह गया था, जिस तरह जिक्र किया पिछले प्रोग्राम में, एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था। और इस कानून को पहले ही दिन तोड़ दिया गया जब खालिद मकबूल साहब को, जो कि सिटिंग जनरल थे, उन्हें बना दिया गया। उसके बाद फिर दूसरे को बनाया गया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है ये बहुत नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल है और ये आवाम के पैसे को जो और टैक्स पेयर्स मनी जो है उससे गबन करने का रास्ता दिखाता है कि भाई आप जाएं 100 अरब चोरी करें, 10,000 अरब दे दें, आप फारिग हैं। आपको लगता है दुरुस्त तरीका नहीं है? जाके इलेक्शन भी लड़ लें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ पिछली गुफ्तगू के हवाले से ही
कि जिन जिन सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगा है और कोई उनके सामने केसेस हैं, उन्हें पहले अपना नाम क्लियर करना चाहिए पार्टियों को लीड करने से पहले। ठीक है, आपका जवाब नहीं में है। इम्तियाज साहब ने नहीं में जवाब दिया। मजहर अब्बास साहब, क्या ये दुरुस्त तरीका है, हाँ या नहीं? 30 सेकंड आपके पास। देखिए, ये जो वाइट कॉलर क्राइम का एक दूसरा तरीका निकाल लिया गया। वाइट कॉलर क्राइम ये कह के जी बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए बारगेन कर लो। बारगेन वैसी वर्ड जो है वो बहुत ही शक व शुबात पैदा करता है, इसलिए ये किया गया। मुझे ऐसे केसेस याद हैं कि जिसमें 1 अरब रुपए तक फ़ाइन किया गया। उसके बाद एक वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने सबसे पहला कराची पहुंचते ही पहला जेल में फ़ोन किया और वो रिहा हो गए। और एक दिन मैंने देखा कि वो सियासी क़यादत के साथ बैठे हुए थे। इसलिए इस किस्म के जो कवानीन हैं उससे आपको कुछ रकम तो मिल जाती है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात चल रही है कि जी जो रिकवरी हुई है वो भी क्या सही मानों में रिकवरी हुई है या नहीं हुई है। जो बारगेन की गई है उसके नतीजे में जो चीज़ें, जो रकम तय की गई, वो भी रकम जो है वो पूरी तरीके से नहीं लाई गई। तो मेरा ख्याल है इस कानून को बड़ी सीरियसली रिव्यू करना चाहिए। आपका जवाब नहीं मैं। बाबर सत्तार साहब, देखिए राबिया, प्ली बार्गेन का सारी दुनिया में कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कुछ लोग आके जब एडमिशन करें अपनी गिल्ट की कि हाँ हमने गलत काम किया, उनसे मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए ताकि आप मजीद जो क्राइम हो रहा है माशरे में उस तक पहुंच सकें, या जो उसके सुरगना हैं या जो उसके मास्टरमाइंड्स हैं उन तक पहुंच सकें, वो आपको इंफॉर्मेशन दें। और आप उन्हें गिल्टी प्ली तो देते हैं लेकिन फिर आप उनके साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करते हैं। उनकी सजा उतनी सख्त नहीं की जाती जिस तरह अप्रूवर का कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ में। इस तरह से होता है कि वो लोग आके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बेसिस पे आप असल लोगों तक पहुंचते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये होना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस में, ताकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके असल लोगों तक पहुंच सकें। जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के नैब के लॉ की, वो वॉलंटरी रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट कंबाइन हुए हैं। वॉलंटरी रिटर्न ये है कि आपने मान लिया कि हाँ मैंने गलत काम किया, मैंने चोरी की रकम आपने वापस कर दी तो फिर आपको जाने दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए नैब के कानून को तब्दील करना पड़ेगा। उसके अंदर प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि इस कानून का एक मकसद पैसे वापस लेना है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मकसद पैसे वापस लेना नहीं होता। जब तक ये रहेगा और ये पावर रहेगी चेयरमैन के पास नैब के, तो जाहिर है वो गिल्टी, ये वॉलंटरी रिटर्न भी होगा और वो करेगा भी। ये नैब के चेयरमैन को, जी मेरा जवाब नहीं है, ये अपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म में गलत है, लेकिन कानून को तब्दील करने की जरूरत है। और अब हम शहजाद चौधरी साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, अब आप बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यह है कि लोग टैक्स नहीं देते, दूसरा यह है कि करप्शन है। और करप्शन के ऊपर हमने बड़ी लंबी बहस की पिछले सवाल के अंदर। अच्छा, अब मेरा ख्याल यह है कि एक ऐसी रियासत जो कि असल में अपने रेवेन्यूज के हिसाब से बहुत ही कमजोर है, वो सजा के साथ लोगों को या सोसाइटी को राह रास्त पे कितना ला सकी है, मुझे इसके बारे में शायद बाबर सत्तार हमें बहुत अच्छा बताएंगे कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो किस हद तक सुधर सकता है। और अगर नहीं सुधर सकता या ऐसा ऐसा सुधरेगा या एक वक्त में जाके सुधरेगा, तो फिर कम से कम मैं ऐसा एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्रिएट करूं जिसमें कि जो लूटा हुआ पैसा है उसकी मैक्सिमम रकम मुझे वापस मिले, किसी हद तक मैं सजा भी दूं और फिर मेरे मुल्क के रियासत के रेवेन्यूज जो हैं उसके अंदर इजाफा हो। लेकिन साथ ही साथ मैं बड़ा इंपॉर्टेंटली कहना चाहता हूं कि टैक्स के निज़ाम को हमें इस हद तक साथ रिफॉर्म करना है कि हर शख्स अपना हिस्सा डाले। जहां तक प्ली बार्गेन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर एक लिमिट होनी चाहिए कि जब प्ली बार्गेन होती है तो 50% से हमेशा ज्यादा प्ली बार्गेन किया जाएगा, यानी वापस आएगा रियासत को। और वो जो 50% से ज्यादा है, वो जो रकम है डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा उसने स्कैम किया था, कितना बड़ा खाया था, वो 80% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। और ये गालिबन 50 या 60% से लेकर 80 से 85% तक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये चेयरमैन नैब के पास होनी चाहिए। ये एक अच्छा निज़ाम है एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि पाकिस्तान को गालिबन एक आसानी भी दे सकता है, लोगों को कुछ सबक भी दे सकता है, कुछ रेवेन्यू आ सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी सिखा सकता है कि हमने असल में कवानीन के ऊपर चल के अपने आप को एक अच्छा माशरा भी बनाना। जी मैं हाँ में कहूँ। सलीम साफी साहब 30 सेकंड। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो हम समझते हैं, जो हमने आलिम फाजिल लोगों से सुना है कि एहतिसाब वही होता है जो मुहीत बहाल होता है, जो आज करप्शन को रोके। ये जो हमारा एहतिसाब का कानून है, ये मुहीत माजी होता है, माजी का तो हिसाब करता है। हालांकि वो तो फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो आज भी करप्शन को रोके। और फिर ये प्ली बार्गेन का
प्ली बारगेन खुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो अभी वो बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल प्ली बारगेन है। इसमें भी उन चेयरमैनों से हिसाब करना चाहिए कि आप लोगों ने ये क्या तमाशा किया। आप कहेंगे कि नहीं? हाँ, जवाब तो नहीं में जी। बहुत शुक्रिया साफी साहब। और ये सवाल हमारा था कि नैब का मुल्जिमान से प्ली बारगेन करना क्या एहतसाब का दुरुस्त तरीका है या नहीं। तमाम ही लोगों ने नहीं का जवाब दिया, लेकिन शहजाद चौधरी साहब ने कहा है कि हाँ, इसको भी हमें एक दूसरे रुख से देखना चाहिए। इस पर हमने बात की और रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। अगले से हम बात करेंगे हुकूमत वर्सेस पीटीआई, कब और कहां, एक बार फिर कैसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये तो आपने सुना ही है। और अब क्या हो रहा है ये आपको बता दें। हुकूमत वर्सेस पीटीआई हो गया है एक बार फिर। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद रेड जोन में जलसे की इजाजत नहीं मिली है। क्या हुकूमत एक और धरने से खाइफ है? ये है हमारा अब लास्ट सवाल और यही अपने हम पैनलिस्ट के पास लेकर चले। इस दफा हम शहजाद चौधरी साहब से सबसे पहले सवाल करेंगे। शहजाद साहब, हाँ या नहीं? मेरे ख्याल में बहुत लंबा सोच रहे हैं आप लोग। देखिए, ये तो इमरान खान साहब को 126 दिनों का जो मज़ा है उसको दोबारा एक रिव्यू करने का मौका मिल रहा है और वो उसको मज़े को लेंगे। और देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरली बात है वो ये है कि वो ये देखेंगे कि उनके लिए कितना इस वक्त तक मोमेंटम अवेलेबल है, कितनी सपोर्ट अवेलेबल है। उसके बाद एक हफ्ता है एक्चुअल इलेक्शन में लाहौर के हलकों के ज़मीनी इंतखाब के अंदर। अब इस हफ्ते के अंदर अगर उनको दिखा कि रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया इस्लामाबाद में, जो कि उनका गढ़ था या इसके साथ उनकी यादाश्तें वाबस्ता हैं, जिसके साथ उनकी सक्सेस का एक उनके दिमाग में हेलो वाबस्ता है, अगर वो सक्सेस वापस नहीं आती तो हो सकता है कि उस हफ्ते के अंदर कुछ वो नाराज़ हो जाएं और वो कहें कि वो इस इलेक्शन से बायकॉट कर देते हैं। तो मुझे लगता यूं है कि वो इसको टेस्ट एंड ट्रायल एक मोमेंटम के तौर पे, लेकिन हुकूमत खाइफ है कि वो कोई धरना शुरू होने ही नहीं देगी रेड जोन में, क्या ऐसा है या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं। धरने का खौफ नहीं है, धरने का खौफ हुकूमत को नहीं है, ना ही करने की टाइम है। मामला तो लाहौर में होने चाहिए, इस्लामाबाद में करने का क्या फायदा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक वो ट्रिगर करना है मोमेंटम को लाहौर के फायदे के लिए और ये देखना है कि कैसा रिजल्ट आता है, अगले 7 दिन में फैसला क्या करना है और लाहौर को इसको एडवांटेज अगर कोई फ्लिप ऑफ होता है, वहां पे फायदा मिलता है तो वो कितना फायदा मिलेगा। इम्तियाज आलम साहब, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत एक और धरने से खाइफ है, हाँ या नहीं? जहाँ तक बात इस बात की है कि इमरान खान को जलसे का हक है, उन्हें वहाँ जलसा करने देना चाहिए। हुकूमत पहले भी ऐसा करती रही है, इनकार करती है, फिर पीछे हट जाती है। वो फिर इमरान खान को एक छोटी सी कॉन्सोलेशन ट्रॉफी मिल जाती है और फिर वो बड़े शेर बनते हैं। लिहाजा ऐसे भी इस दफ़ा भी ऐसा होगा, लेकिन कोई ग्रैंड शो ऐसा नहीं होने जा रहा जिस तरह हम पहले देखते हैं, वैसी फिजा नहीं है। और शहजाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि लाहौर में पेड़ लगा हुआ है, जैसे कहते हैं पेड़ लगना मैदान लगा हुआ है, वो यहाँ पे आए। हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो बाइकआउट कर पाएंगे इलेक्शन का। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को खाइफ होने की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत खाइफ नहीं है। मजहर अब्बास साहब, देखिए, मेरा ख्याल है अगेन या तो आप चीज़ों को रेड जोन डिक्लेयर ही नहीं किया करें। रेड जोन जब हम डिक्लेयर करते हैं, पहले भी आपने नहीं हुई कोई इस तरह के वाक़यात, या आप शुक्र करें, लेकिन अगर कोई बड़ा टेररिज्म का वाक़या हो जाता तो वो भी सारा ब्लेम हुकूमत पे चला जाता। ये भी एक डर है। लिहाजा जब आप किसी चीज़ को रेड जोन या हाईली अलर्ट एरिया डिक्लेयर करते हैं तो फिर वहाँ उसकी सैंक्टिटी जो है होनी चाहिए। हाँ, आप उनको कोई ऑल्टरनेट जगह दें जो करीब तरीन हो उनके, उससे वो आप जगह दे दें। उसमें अगर जलसा वो करें, जलसे की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, जलसा करना हल्का राइट है। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को नर्वस नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नर्वसनेस का बज़ाहिर लगता है कि नर्वसनेस का अगर शिकार होगी तो मेरा ख्याल है उनको मजीद नुकसान होगा, क्योंकि जो अपोजिशन है वो हमेशा एग्रेसिव होती है, एग्रेशन पे जाती है। अगर आपने रोका तो इमरान खान जाएंगे और उससे ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी। अभी हुकूमत खाइफ लग रही है? नहीं, बज़ाहिर तो लग रही है क्योंकि उन्होंने वो इजाज़त नहीं दे रहे। बाबर सत्तार साहब, जी लग रही है खाइफ। मुझे तो लगता है कि इसी वजह से डरे हुए हैं। लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होता है, पता नहीं चलता, और पाकिस्तान में इवेंट्स होते रहते हैं। कोई और इवेंट ट्रिगर हो जाए, उस दरमियान में ही उनका रैली भी चल रही हो। लेकिन देखिए, ये कहना भी जरूरी है कि टाइम, प्लेस, मैनर, रेगुलेशन जलसों की, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो पावर भी सियासी रीजंस की वजह से इस्तेमाल होती है और दूसरी साइड भी सियासत करनी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को इजाजत देनी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना उसका काम है। सलीम साफी साहब, मेरा जवाब तो हाँ में है, लेकिन जो हुकूमत खाइफ है वो मेरे ख्याल में सिर्फ डरने से खाइफ नहीं है। एक तो वो खुद अपने आप से खाइफ है। फिर हुकूमत के अंदर आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला
वज़ीर दिफा और ये लोग, इनका आपस में जो चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर दिफा से खाइफ है, इस तरह के कोई चक्कर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर PTI के अंदर शाह महमूद कुरैशी खाइफ है जहांगीर तरीन से, उधर आज़म स्वाति खाइफ है परवेज़ खटक से, अच्छा। इधर रेहाम खान साहबा खाइफ हैं ये असद उमर और शरी मज़ारी से। और इस वक्त सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं दरपर्दा, और पार्टी पता नहीं उसके अंदर कितने ग्रुप बन गए हैं। और तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा PTI वो चैलेंज इसलिए नहीं कड़ी कर सकती क्योंकि एक तो वो अंदर एक दूसरे से खाइफ है, दूसरा इस मरतबा कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, तीसरा इस मरतबा वो कादरी साहब नहीं है जो कफन वगैरह का एहतमाम कर सके और जो मेला सजा सके, और ये काम इनके बस का नहीं है। वो पिछली मरतबा तो सारा मेला जो था असल में वो मरने मारने के लिए तो उनके लोग तैयार थे, ये तो कोसार मार्केट की सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया साफी साहब। हमारा सवाल था तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद रेड जोन में जलसे की इजाजत नहीं मिली है, क्या हुकूमत एक और धरने से खाइफ है? इम्तियाज आलम साहब और शहजाद चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार, सलीम साफी साहब कहते हैं कि हाँ, हुकूमत खाइफ लग रही है। इस सवाल के साथ ही आज का हमारा शो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन शो के एंड पर हम दुख का इजहार करना चाहेंगे, अफसोस का इजहार करना चाहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है सऊदी अरब में, वहां पर सैकड़ों की तादाद में आज़मीन हज भगदड़ मच जाने से शहीद हुए हैं। हम इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करना चाहेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने मुसलमान आज ईद मना रहे हैं और जितने कल मनाएंगे, उन्हें ईद मुबारक और हज की भी ढेरों मुबारकबाद। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।